तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग जा रहे हैं बात करने चैप्टर 3 सिविक्स क्लास 9 का, जो कि है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यार पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता क्या है। तो देखिए, आप देखे होंगे, इंडिया ही में ले लेते फॉर एग्जांपल। यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं कि यहाँ पे हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। इलेक्शन में क्या करते हैं कि जितने भी यहाँ के सिटीजन होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। ठीक है, इलेक्शन में हम लोग वोट देते हैं। अब वोट देके क्या चूज करते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो हम लोग के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। समझे? क्या कर रहे हैं हम लोग? अपना इलेक्शन में हम लोग वोट दे रहे हैं, वोट के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके क्या क्या फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के। तो यहाँ पे देखिए, सब तो यहाँ पे ना सबके पास एक वोट होता है और उस वोट का वैल्यू सेम होता है। मान के चलिए दो कैंडिडेट है, ठीक है, दो आदमी है। एक हो सकता है हिंदू हो और एक हिंदू हो और दूसरा मुस्लिम हो। ठीक है, तो ये जो हिंदू कैंडिडेट ना, ये एक ही वोट दे सकता है, और जो मुस्लिम आदमी ये भी एक ही वोट से दे सकता है। और दोनों का वोट जो देगा ना, दोनों का वोट का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मल्टीपल पार्टी के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। कि आप देखिएगा ना इंडिया में कि जब पॉलिटिकल पार्टी ये कंटेस्ट करते हैं ना इलेक्शन, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारे पास ऑप्शन रहता है, बीजेपी, कांग्रेस। अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर हम लोग पास एक ही पार्टी का जो ऑप्शन रहता, तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के ना आइडियोलॉजी, सोच अलग अलग होते हैं। कि वो वादा करते हैं ना कि हम लोग जीतने के बाद ये करेंगे, तो दोनों का आइडियोलॉजी, सोचने का तरीका अलग होता है। अब वही मान के चलिए एक ही पार्टी अलग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है, जैसे कि चाइना में होता है, तो उसका तो आइडियोलॉजी एक ही है। समझे? तो यहाँ पे क्या सिटीजन के पास चॉइस नहीं होता। समझे? इसलिए हम लोग क्या चाहिए, मल्टीपल पार्टीज चाहिए। कि अब अलग अलग सोच होगा तो हम लोग जिससे ज्यादा नहीं अटैच फील करेंगे कि यार ये हम लोग के हित में ज्यादा फैसला लेगा, अच्छा, तो हम लोग उसको वोट करेंगे। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। आप देखेंगे कि इंडिया में भी क्या हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शन होता है। मान चलिए रेगुलर इलेक्शन हर 5 साल में नहीं होता, तो क्या होता कि अगर मान चलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आज इलेक्ट हुआ है, तो हो सकता है वो 1-2 साल काम करेगा, उसके बाद वो काम करना छोड़ दे, क्योंकि उसको पता है कि वो कभी हटने वाला है नहीं। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय पीपल, वो हमेशा इलेक्ट होना चाहिए। कहते हैं ना कि अब लोग, जनता जिसको वोट दी है वो इलेक्ट होना चाहिए। जनता मतलब जिसको मेजोरिटी पीपल चाह रही है वोट देना, चाह रही है कि वो बने, क्योंकि वो आदमी बनेगा तो वो लोग के हित में फैसला लेगा, नहीं समझे, जो वो लोग जनता लोग चाहती है, इसलिए। ठीक है, और क्या, जो इलेक्शन होना चाहिए फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मतलब फ्री एंड फेयर मतलब कि इलेक्शन में कोई मसल पावर का यूज ना करे और मनी पावर का यूज ना करे। मसल पावर मतलब कि वोटर लोगों को डरा धमका के उनसे वोट ना ले ले, या नहीं आप किसी को क्या बोलते हैं पैसा खिला के उन लोग को वोट ना करवा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, क्या ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन हम लोग के लिए सही है कि गलत है? ठीक है, तो हाँ, पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब कि जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होने चाहिए। तो उसका फायदा क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होंगे ना, तो वो वर्क हार्ड करते टू रिमेन इन पावर। मान चलिए आज एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट हो गया, तो इसको तो अगली बार भी इलेक्ट होने का मन रहेगा ना, पावर में आने का मन रहेगा, तो ये क्या काम करेगा, काम अच्छा काम करेगा। समझे? वो वर्क हार्ड करेगा कि अगली बार भी यही इलेक्ट हो। समझे? और वही देखिए, क्या, फोर्स लीडर टू सर्व द पीपल। अगर मान चलिए कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता, तो वही जो मैं पहले एक्सप्लेन किया, ये पीपल के लिए, जनता लोग के लिए काम नहीं करता। नहीं समझे? 1-2 साल करता फिर उसके बाद छोड़ देता। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल कंपटीशन का डीमेरिट क्या होता है? ठीक है, अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो इसका डीमेरिट क्या होता है? पहले तो डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। ये डिसयूनिटी फैक्शनलिज्म हुआ क्या, कि अब ये बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, ये लोग ना, बहुत लोग कास्ट के बेसिस पे वोट मांगने लगते हैं, बहुत कोई रिलीजन के बेसिस पे वोट मांगने लगते हैं। अब मान चलिए कोई रिलीजन के बेसिस पे वोट मांग रहा है कि यार हम मुस्लिम है तो मेरे को वोट करो, कोई बोल रहा है हम हिंदू है तो हमें वोट करो, तो इससे क्या होता है, समाज बंटवारा होता है समाज में। समझे? जो कि सही नहीं है, ये गलत तरीका है। फिर क्या, बहुत लोग डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं। डर्टी ट्रिक्स मतलब कि वही बोले, किसी से आप वोटर को डरा धमका के वोट निकलवा रहे हो, या वोट को नहीं मैनिपुलेट कर रहे हो आखिरी में। क्या हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को कम वोट मिलो, पर वो मान चलिए वही ऑफिशियल को पैसा देके वोट चेंज करवा ले, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये क्या होता है ना कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि
नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड, क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, एक जीता भी था, तो क्या उसको पता है वो मैक्सिमम 5 साल तक ही रहेगा, तो कोई पॉलिसी बनाएगा वो 5 साल तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार अगर अगली बार वो हार जाता है तो जो नया पॉलिटिकल पार्टी आएगा वो फिर अपना नया पॉलिसी निकालेगा, वो अपना नया पॉलिसी निकालेगा तो फिर उसके बाद वो चलने लगेगा, समझे? तो फिर जो पहले पॉलिसी चल रहा था वो तो रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए, गुड पीपल डोंट गेट अ चांस। हाँ, ये बात सही है कि आप देखेंगे ना कि इलेक्शन जनरली वही लड़ते हैं जिनके पास पैसा रहता है, नहीं तो पावर रहता है, वैसा कॉन्टैक्ट रहता है। आम आदमी लोग नहीं लड़ पाते इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए और वैसा कॉन्टैक्ट भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखें कि इसका डिमेरिट क्या है कि डिसयूनिटी, फैक्शनलिज्म, कि बहुत लोग ना कास्ट के बेसिस पे वोट मांगने लगते हैं, रिलीजन के बेसिस पे वोट मांगने लगते हैं। डर्टी ट्रिक, वही कि आप पैसा दे के मैनिपुलेट कर रहे हो या मसल पावर के थ्रू, नहीं कि गुंडा उंडा भेज के वोटर्स लोग को डरा रहे हो। फिर वही बोला कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैन नो लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आज कोई पॉलिटिकल पार्टी वो अगर कल हारेगा, कोई नया पार्टी आएगा तो वो उसका पॉलिसी को टर्मिनेट कर देगा, रोक देगा। फिर क्या, गुड पीपल डोंट गेट अ चांस। सही है कि आम आदमी इलेक्शन, अगर वो उसको लग रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं है और वो खुद इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो यार उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, नहीं समझे, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है उस तरह का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा। ठीक है, कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं, किस कितने तरह के इलेक्शन होते हैं। तो देखिए, मेजरली ना इंडिया में दो लेवल में इलेक्शन होते हैं, एक कंट्री लेवल में, एक स्टेट लेवल में। जो कंट्री लेवल पे इलेक्शन होता है ना उसको कहते हैं लोकसभा इलेक्शन, और जो स्टेट लेवल में इलेक्शन होते हैं ना उसको कहते हैं विधानसभा इलेक्शन। ठीक है, अब देखिएगा ना लोकसभा इलेक्शन में आप देखेंगे जो पार्टी जीतता है वो क्या बनता है, एमपी बनता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बनता है। ठीक है, जो विधानसभा, जो स्टेट लेवल में जीतते हैं वो क्या बनते हैं, एमएलए बनते हैं, समझे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, यही फर्क होता है कि एमपी मतलब जो सेंटर में बैठ रहा है, समझे, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ रहे हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्टेट के अंदर होता है, समझे। अब देखिए, जो कंट्री लेवल में जीतता है वो क्या होता है, एमपी लोग का हेड होता है। ठीक है, तो जो एमपी लोग के हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर। और जो एमएलए लोग के हेड होते हैं स्टेट लेवल में उनको क्या कहा जाता है, सीएम। ठीक है, पर अब डिफरेंस क्लियर हुआ। सीएम कौन होता है, जो कि स्टेट लेवल के हेड होते हैं, स्टेट के हेड होते हैं, और पीएम जो कि गवर्नमेंट के हेड कंट्री लेवल में होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होता है ना, इन लोगों को कहा जाता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हर 5 साल में होता है। अरे हुआ रे काका। तो क्या, जो लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना उन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर 5 साल में होते हैं। ठीक है, ये फिक्स इंटरवल रहता है कि आज 5 साल में इलेक्शन हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी रहा, फिर उसके बाद सेंटर स्टेट में 5 साल के बाद फिर से दोबारा इलेक्शन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है जनरल इलेक्शन। किसको, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन को। ठीक है, अब ये बाई इलेक्शन क्या होता है, बाई इलेक्शन मान के चलिए यही जो कोई एमपी बना था या एमएलए बना था। ठीक है, ये तो 5 साल का इलेक्शन हुआ था, लेकिन मान के चलिए कि ये विकेट हो जाता है, ये लोग का सीट, मतलब वो खाली हो जाता है। क्यों खाली हो जाता है, या तो हो सकता है कि कोई एमपी या एमएलए मर जाए, या वो रेजिग्नेशन दे दे, हो सकता है वो गलत काम में इन्वॉल्व हो इसलिए वो छोड़ देता है अपना पोस्ट। तो उससे क्या होगा, मतलब वो एरिया में तो फिर कोई एमपी एमएलए नहीं रहेगा, तो वहां का काम कैसे होगा, तो फिर उस स्पेसिफिक एरिया के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, समझे। तो इसलिए उसको कहा जाता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बस इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है, समझे। और जनरल इलेक्शन में क्या हो रहा था कि हर 5 साल में इस पूरे कंट्री या पूरा स्टेट का इलेक्शन कंडक्ट कराया था, समझे। लेकिन बाई इलेक्शन में क्या हो रहा है, एक छोटा सा स्पेसिफिक एरिया का इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है, जहाँ पे एमपी एमएलए या तो छोड़ दिए कोई भी कारण से, हो सकता है उनका मृत्यु हो गया या वो रेजिग्नेशन दे दिए हो अपना पोस्ट से। ठीक है, अब देखते हैं ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग था ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंशन। तो देखिए, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है ना कि एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपको पता है कि कॉमन सा बात है, अगर ये पूरा कंट्री है, ठीक है, तो कंट्री को ना हम लोग पहले ना ऐसे डिवाइड कर देते हैं बहुत सारा एरिया में, छोटा छोटा एरिया में। ठीक है, और ये एक एरिया को एक कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, किया जाता है, क्योंकि हम लोग कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं इलेक्शन पर्पस के लिए, समझे।
कि अगर एक एरिया में पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, अब इस एरिया से बहुत सारे कैंडिडेट लड़ेंगे, अब उन कैंडिडेट में जो एक आदमी जीतेगा वो इस एरिया में काम कराएगा, समझे। तो क्या चाहिए, इलेक्शन पर्पज के लिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं, समझे। और जो वोटर्स उस एरिया में रहते हैं वही वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हुआ कि हम लोग स्टेट, देखिए अब कंट्री लेवल में, अब कंट्री और स्टेट दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होगा। अब हम लोग एमपी का इलेक्शन करवा रहे हैं, तो फिर नहीं, लोकसभा का इलेक्शन करा रहे हैं तो पूरा कंट्री को डिवाइड करते हैं छोटा छोटा एरिया में। और अगर हम लोग ये विधानसभा का इलेक्शन करा रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या, एक स्टेट को बहुत सारा छोटा छोटा पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। और वो छोटा सा एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, जहां से एक एमएलए इलेक्ट होता है। और जब कंट्री को डिवाइड कर रहे थे तो एक कंस्टिट्यूएंसी से क्या बन रहा था, एक एमपी बन रहा था, ठीक है। अब देखिए, मैं बोला ना कि यहाँ कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रहे थे, तो इलेक्शन कितना स्टेज में बता रहा था, पूरा कंट्री लेवल के लिए लोकसभा, विधानसभा, एक स्टेट लेवल के लिए। और ये अब लोकल लेवल में ना पंचायत और क्या बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए अब कंस्टिट्यूएंसी में कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम लोग को तो पता है हम लोग का एक ही कंट्री है इंडिया, तो इंडिया के जो हम लोग बंटवारा करते हैं ना, तो 543 कंस्टिट्यूएंसीज में बंटवारा करते हैं, ठीक है। अब जो विधानसभा को हम लोग को डिवाइड करते हैं ना, तो वो फिक्स नहीं है। अब हर स्टेट के लिए ना अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होते हैं। जैसे अब गोवा का एरिया छोटा है तो अलग बात है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी निकलेगा वो कम नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन निकलेगा, समझे। अब उसी कंपैरिजन में हम लोग उत्तर प्रदेश देखा जाए तो उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी निकलते हैं, समझे, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है। तो कॉमन सी बात है कि जो गोवा से जो एमएलए बनेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उनका नंबर कम होगा एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ नंबर स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि नहीं विधानसभा में कितनी सीट होंगे, हर स्टेट के लिए अलग अलग सीट होंगे। अब क्या, अब देखिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ये भी फिक्स नहीं है। अब एक स्टेट में हो सकता है बहुत सारे पंचायत हो सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी हो सकते हैं, तो उसको भी कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं। पर वो कंस्टिट्यूएंसी को वहां को क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग वर्ड कंस्टिट्यूएंसी यूज करें तो वहीं पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी लेवल में हम लोग वार्ड यूज करते हैं, समझे। कि एक पंचायत मतलब, या कहा जाए कि एक सिटी या एक विलेज को हम लोग छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दे रहे हैं। और नहीं इलेक्शन पर्पज से कि यहाँ से एक कैंडिडेट इलेक्ट होगा, फिर वो इस एरिया को नहीं देखेगा क्या काम काज हो रहा है, समझे, कि इस एरिया से एक आदमी इलेक्ट हो सके इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रिवर्स्ड कंस्टिट्यूएंसी क्या है, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अब देखे होंगे कि जैसे मैं एक कंट्री को बहुत छोटा छोटा एरिया में डिवाइड कर दे रहा था कि वहां से इलेक्शन हो पाए और फिर जो उस एरिया से जो जीते वो एरिया में काम करा पाए। पर ऐसा होता है ना कि अगर इस तरह किया जाता तो यार जो नहीं वीकर सेक्शन की जो कम्युनिटी होती है उनको तो चांस नहीं मिल पाता कि वो कभी जीत पाते। कॉमन सेंस अगर लगाया जाता हो, क्यों, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज का कमी है, ना ही वो उनके पास रिसोर्सेज है, ना ही वो उतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनका, ना ही उनका उस तरह से कांटेक्ट है, ठीक है। हाँ, वीकर सेक्शन लोग के लिए ना क्या करती है गवर्नमेंट की कंस्टिट्यूएंसी में ना, वो लोग का सीट रिजर्व कर देती है कोई कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि यार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब इस एरिया से यही वीकर सेक्शन का, मतलब नहीं इस कम्युनिटी का वीकर सेक्शन का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, कोई जनरल कम्युनिटी का सेक्शन का कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकते हैं, समझे, कि ताकि फेयर चांस मिले नहीं वीकर सेक्शन के लोगों को भी कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सके और जीत सके, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं कोई एरिया में इलेक्शन कंडक्ट कराना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना मतलब कि नहीं उस एरिया में जितने लोग रहते हैं उन लोगों का नाम एक लिस्ट में मेंशन करेंगे, ठीक है। और इलेक्शन किस बेसिस पे कंडक्ट कराया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जितने लोग, अगर आप इंडिया के सिटीजन है और उस एरिया में रहते हैं और आपका 18 साल से प्लस एज है तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा और आपका उस लिस्ट में नाम इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद क्या होगा, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए एक क्लास में अगर हमको मॉनिटर चूज करना है तो पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यार टोटल कितना बच्चा है, तो उतना बच्चों का उस लिस्ट में नाम मेंशन कर दिए कौन कौन वोट देगा मॉनिटर बनने के लिए, ठीक है। अब उसमें से हो सकता है 4-5 बच्चे इंटरेस्टेड हो कि यार मुझे बनना है मॉनिटर, मुझे बनना है मॉनिटर, तो उन लोग का नॉमिनेशन में नाम लिख देंगे, नहीं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, उन लोग को नॉमिनेट कर लेंगे कि हाँ यार तुम चारों के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, तुम में से जिसको सबसे ज्यादा बच्चे वोट देंगे वो जीत जाएगा और वो मॉनिटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें देखिए
अब यहाँ पे ना इन 50 बच्चा मान चलिए क्लास में था, तो इसमें से कोई भी मॉनिटर के लिए ये पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता था। इसके लिए क्या क्राइटेरिया था, जैसे कि आपको बस इस क्लास का मतलब मेंबर होना चाहिए। उसी तरह रियल लाइफ में क्या होता है ना कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, पर फर्क ये होता है ना कि वो तो सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा वोट देने के लिए तो आपको 18 साल चाहिए, पर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 25 चाहिए एज, समझे। अगर आपको विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एज आपको 25 चाहिए होगा, समझे। वोट तो आप 18 19 20 की ही एज में दे सकते हो, ठीक है। अब अब देखिए, इलेक्शन लड़ने का भी बहुत तरीका होता है। कोई कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, समझे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना मतलब जनरली लोग इलेक्शन कैसे लड़ते हैं कि अपना पहले पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं, उसके थ्रू इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन देखिए, अब कोई कोई बड़े पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे एरिया में डिवाइडेड आपका कंट्री, तो वहां पे कैंडिडेट को वो टिकट देते हैं कि यार तुम आज मतलब तुम मेरे पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ोगे। क्योंकि अगर वो जैसे बीजेपी और कांग्रेस क्या करते हैं कि एक एरिया में इलेक्शन हो रहा है, तो वो अपने एरिया में मतलब उस एरिया में किसी एक कैंडिडेट को चूज कर लेंगे और उसे टिकट दे देते हैं कि तुम बीजेपी की तरफ से लड़ोगे या तुम कांग्रेस की तरफ से लड़ोगे, जो उनको सूटेबल लगता है कि यार इस आदमी के जीतने का चांसेस ज्यादा है, तो इसको मतलब चलो हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि हम लोग का वहां सरकार बन सके, ठीक है। तो क्या क्या समझे थे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग रिजर्व कर दे रहे थे कि वहां पे विकरी सेक्शन का कोई बंदा खड़ा हो सके कि उसको फेयर चांस मिल सके। फिर क्या कर रहे थे, हम लोग वोटर लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे जितने भी 18 साल के अबव के आदमी हैं और उस एरिया में रहते हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट कैसे कर रहे थे, जितने भी 25 साल के आदमी हैं उस एरिया में रहते हैं और वो इलेक्शन करने के लिए इंटरेस्टेड है, नहीं समझे, वो अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली ही लड़े कि खुद का पार्टी पार्टी बनाए पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद लड़े। हो सकता है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी लड़ सकते हैं, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, टिकट, समझे, ये सहमति वो पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। अब देखिए, जो पर्सन कॉन्टेस्ट करना चाहता है ना इलेक्शन, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, समझे। कि एक फॉर्म निकलता है, उसमें आपको पूरा नाम वाम सब, कि आप कौन है, आपके पापा कौन है, वो फिल करना पड़ेगा, और कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऐसा क्यों करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों करते हैं, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रहता तो यार कोई भी एरा गैरा आ जाता कि यार मुझे इलेक्शन लड़ना, मुझे इलेक्शन लड़ना। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट रखा गया, मतलब ये बहुत कम अमाउंट में मनी आपको जमा करना होता है कि अगर मान चलिए आप हार गए, तो ये जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट था, ये तो क्या बोलते हैं, वो लोग अपने पास ही रख लेगा, मतलब आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आप जीत गए इलेक्शन में, तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जो जमा किए थे, ये आपको रिटर्न मिल जाता है, समझे। ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत बड़ा अमाउंट में नहीं होता, बहुत कम चार्जेस होता है इसका, ठीक है। अब किसी कैंडिडेट को खड़ा होना है, तो नहीं, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसको क्या करना होगा, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, तो सारे कैंडिडेट को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि उनके अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग तो नहीं है। उनको अपने एसिड और लाइबिलिटी के बारे में बताना होगा। एसिड मतलब कि टोटल उनके पास कितना संपत्ति है, और वो लाइबिलिटी मतलब वो कोई लोन वोन लेके तो नहीं ना बैठे। देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ये क्यों बताया जाता है कि हो सकता है आज आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, आपका संपत्ति इतना है, लोगों को पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद आप सरकार मिले और आपका संपत्ति कुछ 5 करोड़ था, अब सीधा 10 करोड़ हो गया, समझे। और लाइबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी ऐसे कैंडिडेट को मतलब अपना लीडर चूज करें जिसके ऊपर बहुत सारा लोन है, तो क्या करेगा, वो सरकार में रह के कोशिश करेगा कि हम कैसे भी घूसखोर मतलब नहीं, करप्शन के थ्रू पैसा निकालें ताकि हम अपना पूरा लोन चुका दें। तो ऐसे लोग को इलेक्ट नहीं करना चाहिए ना हम लोग को। इसलिए ये बताया जाता है कि आपके ऊपर एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, आपके ऊपर कोई सीरियस केसेस तो पेंडिंग नहीं ना, क्रिमिनल केसेस, आप किसी का मर्डर वर्डर नहीं ना किए, और आपका क्वालिफिकेशन कैसा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर कॉमन सा बात है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसका जीतने का चांसेस ज्यादा रहता है, कि यार लोगों को पता रहता है कि अगर ये ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको रियल में पता है कि नहीं क्या डिसीजन लिया जाए कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, समझे। तो ये सारा चीज सारे कैंडिडेट लोग को सबमिट करना पड़ता है, ये तीनों चीज, ठीक है। ये तीनों क्यों सबमिट किया जा रहा है, कि वोटर्स लोगों को पता चले, ताकि वो लोग वाइजली डिसाइड कर पाए कि कौन से कैंडिडेट को वो चूज करना चाहते हैं, नहीं समझे। तो चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं इलेक्शन का कैंपेन क्या होता है। आप देखेंगे जब इलेक्शन होने वाला रहता है ना,
तो ना जितने पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना उनको 2 सप्ताह का टाइम पीरियड लगता है, मतलब मिलता है, ठीक है, कि आप अपना रैली निकाल सकते हैं और अपना नहीं, कि आप उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो बता सकते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो मतलब कि आप सरकार अपना फॉर्म करने के बाद अगर आप जीते तो आप क्या क्या मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, क्या आप मतलब इन लोगों को जॉब दोगे या नहीं, इस हॉस्पिटल बनवाओगे, स्कूल बनवाओगे, क्या क्या करोगे, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टी अपना बताते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग का नारा भी रहता है ना कि हम बनेंगे, अगर हम जीत गए तो यहाँ से गरीबी हटा देंगे, तो क्या आंदोलन निकाल देते, गरीबी हटाओ आंदोलन, कि अगर आप हमें जिताइए हम यहाँ का गरीबी हटा देंगे, ठीक है। उस तरह एक स्लोगन था कि सेव डेमोक्रेसी। जब इंदिरा गांधी का सरकार था ना, तो पता है इंदिरा गांधी ना अपने टाइम ना इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी मतलब ना कि आम इंसान अगर उनके अगेंस्ट में या कोई भी आदमी उनके अगेंस्ट पे कुछ भी बोलेगा तो उनके पास इतना पावर था ना कि वो जेल में आपको डाल सकती है, समझे, आपको डिटेन कर सकती है। और आपका उस समय कोई राइट आपको काम नहीं आएगा, कोई बेसिक राइट होता है ना वो आपका काम ही नहीं आएगा। तो उसी समय जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे ना, वो यही स्लोगन निकाले, सेव डेमोक्रेसी, आप मेरे को इलेक्ट करिए, हम अगर जीतेंगे तो आपका जो भी राइट है वो आपको मिलेगा, हम आपको बेमतलब का नहीं, जेल में नहीं डालेंगे, ये वाला, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। नॉट व्हाट टू डू, नॉट टू डू, ठीक है। तो पहले तो आपको इलेक्शन कैंपेन में ब्राइब नहीं देना है। आप ऐसा नहीं कि सबको पैसा बांट रहे कि भाई तुम पैसा ले लो और मेरे को वोट दे देना, तो ये गलत है। आप किसी को डरा नहीं सकते वोटर लोगों को कि अरे कोई एरिया में आप जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके बोल रहा है वहां का लीडर कि अगर तुम लोग हमको वोट नहीं दिया तो देखना तुम लोग के लिए सही नहीं होगा, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। आप किसी से, अब रैली में आप ये नहीं बोल सकते कि आप लोग मेरे को वोट दीजिए क्योंकि मैं ये जाति का हूँ, ये कास्ट का हूँ, या ये रिलीजन का हूँ, ये धर्म का हूँ, तो ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे तो आप समाज का बंटवारा कर दोगे ना। फिर आप ना ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हो। ये जनरली यूज होता है, क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, ठीक है, उसके लिए जनरली यूज होता है। अब वो गवर्नमेंट व्हीकल का यूज नहीं कर सकते नहीं इलेक्शन कैंपेन में। जब वो लोग जाते हैं अपने लिए वोटर्स ने कि यार सबको ये करने के लिए, क्या मनाने के लिए कि आप प्लीज मुझे वोट करिएगा उस समय, ठीक है। और जैसा कि मैं बताया था कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कि यार लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ा होता है, एरिया बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसलिए ना, तो लोकसभा का इलेक्शन का अगर एरिया बड़ा है तो कौन सा बात है, वहां पे पैसा ज्यादा लगेगा लोगों को, मतलब नहीं समझे, रैली वैली अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट है कि आप 25 लाख ही खर्च कर सकते हो अगर लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अगर मान चलिए आप राज्यसभा ये स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन लड़ रहे हो तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में आप 10 लाख ही खर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़े कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से पहले 2 सप्ताह का टाइम मिलता है जिसमें वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बताते हैं कि वो क्या क्या करेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो, ठीक है। और इलेक्शन कैंपेन में आपको क्या क्या नहीं करना है, आपको घूस नहीं देना किसी आम जनता को, नहीं आम जनता को आपको डराना है, आपको वोट नहीं मांगना है कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। आपको गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं करना है। और अगर आप मान के चलिए लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप मैक्सिमम कितना 25 लाख ही खर्चा कर सकते हो। और अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हो मतलब विधानसभा का, तो आप मैक्सिमम 10 लाख ही खर्चा कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? तो देखिए, कोड मतलब ही होता है कुछ रूल्स, ठीक है। अब ये रूल्स क्या, आपको पता है आज आप जब इलेक्शन लड़ते हो ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ता है ना, तो उनको पहले एग्री करना पड़ता है कुछ रूल्स को कि वो क्या नहीं कर सकते इलेक्शन के दौरान, समझे। तो ये लागू होता है हमेशा इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इसमें ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है, समझे। तो ये हमेशा कब लागू होता है, आफ्टर इलेक्शन अनाउंस्ड, जब इलेक्शन अनाउंस्ड हो जाता है उसके बाद लागू होता है, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी लोग को एग्री करना होता है कि वो क्या नहीं कर सकते, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। आप कोई रिलीजियस प्लेस में जहाँ पूजा पाठ होता है वहां पे अपना प्रोपागेंडा नहीं फैला सकते हो कि आप वहां जाके बोलने लगो कि मैं हिंदू कम्युनिटी का आदमी हूँ, आप प्लीज मुझे वोट दे दो, तो ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया इलेक्शन के टाइम में कि अगर मान लीजिए कोई पास्ट का आदमी था, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी पहले पावर में था, अब कॉमन सा बात है उसके पास तो ज्यादा रिसोर्सेज रहेगा, समझे। तो इसलिए उसे में ना मना कर दिया जाता है कि कोई भी पार्टी है वो अपना पर्सनल रिसोर्स यूज कर सकता है, कोई सरकार के रिसोर्स यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कंट्री के रिसोर्स यूज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट रिसोर्स, ठीक है। और मान जी लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अब उसको तो अगली बार भी इलेक्शन जीतना है, तो आप ना
इलेक्शन जब अनाउंस हो चुका है तो उसके बाद आप कोई न्यू प्रोजेक्ट अलाउ नहीं कर सकते हैं, नहीं कि अब हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका फंडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आप वो क्यों कर रहे हो, आप इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हो, पर वो गलत है। आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हो इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद। क्यों? अब मान चलो इलेक्शन अनाउंस हो गया, आपको पॉलिटिकल पार्टी पावर में, अब वो डिक्लेयर करते वार कोई दूसरे कंट्री के अगेंस्ट, तो ये पावर आपके पास नहीं होता है, समझे? तो ये आप उस समय नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, इलेक्शन में क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, क्या क्या गलत काम होती है, तो वही होता है। अब इलेक्शन के टाइम में ना आप देखेंगे ना, तो इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम नेम, अब ये क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए ना फेक नाम होता है ना वो इंक्लूड करवा देते हैं, कि उस नाम पे भी कोई दूसरा बंदा आके मतलब टिप दे और मेरा वोट का संख्या बढ़ जाए, जो कि गलत है, ऐसा नहीं कराना चाहिए। फिर क्या, आप मिसयूज नहीं कर सकते गवर्नमेंट फैसिलिटी का और ऑफिशियल्स का। आप हो सकता है कोई एक एरिया में डीएसपी है, या कोई नहीं, इलेक्शन के टाइम में कोई पुलिस लोग तैनात है, कोई ऑफिशियल तैनात है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई तू वहां पे वोट मैनिपुलेट कर देना, अगली बार मैं जीतूंगा तो मैं तुम्हें फिर बेनिफिट दे दूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो क्या, आप यहाँ मिसयूज नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट फैसिलिटीज का और ऑफिशियल्स का, इसके थ्रू बाय पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब आप एक्सेस यूज नहीं कर सकते हो मनी का बाय रिच कैंडिडेट। अब कॉमन सा बात है, कोई कोई आदमी होंगे जो बहुत अमीर है, तो वो क्या करेंगे, क्या वो सोचेंगे चलो अभी 50 करोड़ खर्चा कर देते हैं, अगली बार इसे दुगना या 3 गुना पैसा हम निकाल ही लेंगे, रिकवर कर ही लेंगे, तो आप नहीं कर सकते, वो गलत काम है, ठीक है। और आप वोटर्स लोग को डरा नहीं सकते हो, इंटिमिडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। रूल्स क्या होता है, क्या आपको नहीं करना है, एक रूल ये पॉलिटिकल पार्टी को क्या नहीं करना है, कोई रिलीजियस प्लेस में जाके आपको अपना प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है, समझे। आपको गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं करना है। और दूसरा, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में था वो न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकती और वो बड़े फैसले नहीं ले सकती है, ठीक है। फिर क्या अनफेयर प्रैक्टिस क्या क्या होता है इलेक्शन के टाइम में, हो सकता है आप नहीं वोटर लिस्ट में फॉल्स नाम इंक्लूड करा दो, वो नहीं कर सकते आप मिसयूज नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट फैसिलिटी और ऑफिशियल्स का, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे थे, अब जो रिच कैंडिडेट जो नहीं बहुत पैसा खर्च कर देते, क्योंकि उनको पता है कि हम अभी पैसा खर्चा करेंगे फिर और ज्यादा रिकवर कर लेंगे, वो नहीं करना चाहिए। और क्या, इंटिमिडेट वोटर्स लोग को डरा के नहीं वोट नहीं लेना चाहिए उनसे, ये सब नहीं करना चाहिए। अब कॉमन सा बात है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो देखिए, अब इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है अपना कंट्री में, अब जो पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी जीता हुआ है, अगर वो मान चलिए बैठ गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो ये क्या वो कभी कराएगा, वो तो चाहेगा कि भाई हम ही दोबारा जीत जाए इलेक्शन, समझे। तो इसलिए जो पॉलिटिकल मतलब होता है ना इलेक्शन कंडक्ट कराने का जिम्मा, वो किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को दिया जाता है। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब जिसका सरकार से कोई लेना देना है ही नहीं, समझे। तो वो कौन होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं। इलेक्शन कमीशन का मेन काम ही होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी बॉडी होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब उनको सरकार से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। उनके पास भी पावर सेम होता है एज जुडिशियरी, क्यों जुडिशियरी के जैसा उनके पास पावर होता है। मान चलिए इलेक्शन के टाइम में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत काम करेगा, तो या उस समय इलेक्शन कमीशन के पास पावर रहता है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कोई सीरियस एक्शन ले सके, जैसे कि उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं डिस्क्वालीफाई कर सके अपने मन अनुसार, जो उनको करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर कौन कौन सा होता है। तो पहला तो पावर होता है उनके पास कि इलेक्शन अनाउंसमेंट भी वही करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गया तो उसका रिजल्ट का भी डिक्लेरेशन वही करते हैं। पहले तो वो इलेक्शन अनाउंस भी वही कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगा उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर वही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैं बोल रहा था ना अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, वो लगाता कौन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का पावर भी इन्हीं के पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। कि पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या नहीं करना है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं कोड ऑफ कंडक्ट को वायोलेट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग इलेक्शन ना इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देते हैं गवर्नमेंट को कि उनको कौन कौन सा सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करना है, ताकि वो रोक सके नहीं मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, समझे। अब जैसे मैं बताएं कि हो सकता है जो पॉलिटिकल पार्टी अभी जीता हुआ है, अभी जो पावर में है, वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का नहीं यूज करे अपना पावर जीतने मतलब पॉलिटिकल ये इलेक्शन जीतने के लिए, तो उस समय उनको रोकता कौन है, यही रोकते हैं इलेक्शन कमीशन। उस समय वो गाइडलाइंस निकालते कि नहीं जो पार्टी अभी जो पावर में उसको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ना इलेक्शन के टाइम में वर्क करते हैं किनके अंडर में, इलेक्शन कमीशन के अंडर में। अब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन कौन हो गया,
जैसे मान के चलिए कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इलेक्शन के टाइम में तैनात रहते हैं, या देखते हैं हम लोग वोट देने कहाँ जाते हैं जनरली, आ सरकारी स्कूल में जाते हैं, समझे। तो सरकारी स्कूल में कौन, सरकारी टीचर लोग बैठे रहते हैं, तो उस समय वो जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं वो किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, समझे। तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इनका ही ड्यूटी होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनके पास पावर भी सेम है जुडिशियरी के बराबर, ठीक है। इनके पास पावर क्या है, यही इलेक्शन भी कंडक्ट कराते हैं, मतलब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन भी यही करते हैं, और रिजल्ट भी डिक्लेयर यही कर रहे हैं, ठीक है। जो कोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड था, कोड ऑफ कंडक्ट भी वही करा रहे थे, डिस्क्वालिफिकेशन का पावर भी इन्हीं के पास है। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई गलत काम ना कर दे, मतलब जो गवर्नमेंट पावर में है, तो उसको ऑर्डर भी कौन देते हैं, इलेक्शन कमीशन ही देते हैं। और नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ही के अंडर में काम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफिशियल इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या फेस किया जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, ठीक है। ये इंडिया में भी हम लोग ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं कराना, कंडक्ट कराना, पर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ना जो हमें रोकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो पहला तो है कॉमन सा बात है, कोई भी कैंडिडेट के पास पावर होगा, मतलब मनी अगर ज्यादा होगा मनी, तो उसका जीतने का संभावना बहुत ज्यादा चांसेस रहता है एज कम्पेयर टू नहीं जो स्मॉल स्मॉल पार्टीज हैं, क्योंकि स्मॉल पार्टीज के पास रिसोर्सेज कम रहते हैं, समझे। तो उनके कंपैरिजन में कोई इंडिविजुअल या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके पास बहुत पैसा पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसका एडवांटेज उसको मिलता है कि वो इलेक्शन जीत सकता है। वो पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वो इंडिविजुअल या वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकता है, पैसा ज्यादा खर्च कर सकता है और जीत सकता है इलेक्शन, ठीक है। दूसरा, जो मैं बताया था कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो एक एरिया में क्या करते हैं ना, किसी कैंडिडेट को टिकट दे देते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़िए। तो वो जो टिकट होता है जनरली किन लोगों को मिलता है, जिनका क्रिमिनल कनेक्शन हो। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं ना, आम जनता लोग को वो टिकट लेने ही नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे कैंडिडेट को पुश कर देते हैं, मतलब पुश अदर आउट। पुश अदर आउट मतलब कैसे, डरा धमका के, समझे, और खुद ही वो टिकट सिक्योर कर लेते हैं। नहीं समझे कि अब इस पॉलिटिकल, मतलब इस एरिया से मैं इलेक्शन कंडक्ट करूंगा, मतलब कंटेस्ट करूंगा इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जैसे बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से मैं लड़ूंगा, ठीक है। अगर दूसरा आदमी लड़ेगा तो आप उसको डरा धमका के रखे हो कि भाई तू लड़ा तो फिर मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। आप देखोगे ना कि सम फैमिलीज है ना अभी भी टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। ये अभी भी कर रहे हैं कि कुछ फैमिली का अभी भी दबदबा है पॉलिटिकल पार्टीज में, कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी में। फॉर एग्जांपल अभी आप देख लो जैसे कांग्रेस, जो कि बहुत बड़ी पार्टी है इंडिया के, उसमें भी ना गांधी जो फैमिली है ना उनका डोमिनेंस है। चाहे आप देख लो इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सब क्या एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनका आज भी डोमिनेंस है, दबदबा है किसमें, कांग्रेस के अंदर, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर क्या, इलेक्शन है ना ऑफर करता है लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, जो कि एकदम बात सही है। कि मान चलिए अगर दो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से मतलब कोई एरिया से इलेक्शन कंडक्ट करना चाह रहे, कंटेस्ट करना चाह रहे, कंटेस्ट, ठीक है। तो यार, और एक सिटीजन है वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को नहीं अच्छा, मतलब पसंद नहीं करता है, तो उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, बहुत लिटिल ऑप्शन है, समझे। अब मान चलिए कल हो कि ये जिता भी दे इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को, तो बहुत कम चांसेस है कि ये जो आम इंसान है, ऑर्डिनरी सिटीजन है, इन लोगों का कुछ बिगाड़ पाए। इसको तो रुकना पड़ेगा 5 साल के लिए, नहीं समझे। तो इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइसेस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ठीक है। अब देखिए, ये बात एक और मानना पड़ेगा कि जो स्मॉल पार्टीज होते हैं या इंडिपेंडेंट पार्टी होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन हो गया, जो अपना नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, समझे, उनके पास हमेशा डिसएडवांटेज होता है, समझे, किनके कंपैरिजन में, बिगर पार्टीज के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है, जो बड़े बड़े पार्टी हो गए जैसे बीजेपी, कांग्रेस, उन लोग फंडिंग मिलते रहता है, कैसे, थ्रू डोनेशन। लोग डोनेट करते रहते हैं, तो उनके पास पैसा का कमी नहीं रहता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उनका जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जितने भी स्मॉलर पार्टी है, छोटे छोटे पार्टी, या कोई नया कैंडिडेट अकेले इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा है, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या क्या है, मसल ये मनी पावर, कि जिसके पास पैसा ज्यादा रहता है उसका इलेक्शन जीतने का चांसेस ज्यादा रहता है। जिसके पास क्रिमिनल कनेक्शन है उसको बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी उसी को टिकट दे देती है, ठीक है। अब जो कुछ कुछ जो फैमिली है ना वो आज भी पॉलिटिकल पार्टी में ना, कोई सम पॉलिटिकल पार्टी को डोमिनेट करे, कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। और देखिए वही मैं बोला कि सिटीजन के पास बहुत कम ऑप्शन है, चॉइसेस है। अगर इलेक्शन कल होके मान चलिए कंप्लीट भी हो जाए, तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के फेवर में कुछ काम नहीं हो रहा होगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉलर पार्टी है वो हमेशा डिसएडवांटेज रहता है, मतलब उनके पास कम रिसोर्सेज रहता है, इसलिए वो मतलब आप बोलते हैं ना हमेशा नुकसान की ही तरफ रहते हैं, और हमेशा फायदा किसका होता है, बड़े बड़े पार्टी का, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और इसी तरह सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।